अब हम आपको भारत के स्वर्णिम इतिहास में लेकर चलते हैं। आज से 1000 वर्ष पहले दक्षिण भारत में एक राजवंश था जिसका नाम है चोल राजवंश। आपने अपने इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया जैसे देशों पर इस राजवंश का प्रभाव था। 11वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नौसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में गिना जाता था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जानबूझकर एक सिलेक्टिव सोच वाले इतिहासकारों ने इस गौरवशाली इतिहास को आप तक पहुंचने नहीं दिया। चोल राजवंश के बारे में आधी अधूरी जानकारियां दी गई। इसके स्वर्णिम इतिहास को सिर्फ कुछ पन्नों में सिमेट दिया गया और मुगल काल के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर हमारे देश के बच्चों को स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाया गया। आज आपको ऐसा लगेगा जैसे मुगल साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन चोल साम्राज्य के बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। इसलिए आज हम चोल वंश के इतिहास को आपके लिए डिकोड करेंगे, क्योंकि चोल राजवंश का इतिहास इतना गौरवशाली है कि इसकी मदद से आज विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया जा सकता है। आज हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतिहास में मुगल सेना की जीत का बार बार जिक्र किया गया, लेकिन चोल राजवंश की नौसेना की शक्ति को सिर्फ 2-3 लाइनों में लिखकर पूरा कर दिया गया। चोल राजवंश के 1000 वर्ष पुराने इतिहास को अब याद किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत की सोच को 1000 वर्ष पुराने इतिहास के साथ जोड़कर देख रहे हैं। और यह सब कुछ आजादी के 77 वर्ष बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में एक समारोह को संबोधित किया। इस मंदिर को बनाने का काम आज से 1000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी इसकी 1000वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां गए थे। प्रधानमंत्री ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस मंदिर की वास्तुकला बेहद शानदार है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक घोषित किया है। लेकिन हमारे इतिहास की पुस्तकों में जानबूझकर ऐसे मंदिरों के बारे में जानकारी देने में बड़ी कंजूसी बरती गई और बार बार ताजमहल को ही सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के तौर पर आप तक पहुंचाया गया। आज से 1000 वर्ष पहले जिस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, वो मंदिर 1000 साल बाद भी आज बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है। जिस स्थापत्य कला का विकास मुगलों के शासन से 500 वर्ष पहले हुआ था, उसके बारे में हमारे इतिहास में बड़ी सीमित जानकारी हमारे देश के लोगों को दी गई। इस पर ना तो बॉलीवुड में कोई फिल्म बनी, ना ही किसी धारावाहिक के माध्यम से चोल वंश के साम्राज्य का इतिहास आप तक पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ये मानते हैं कि आज आधुनिक भारत के निर्माण में चोल राजवंश का इतिहास बहुत मददगार साबित हो सकता है। राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। ये भारत के उस सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी प्रेरणा के साथ राजेंद्र चोला द ग्रेट को नमन करता हूं। इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। हमारे देश में जो नेता सांस्कृतिक और भाषाई विवादों को अक्सर बढ़ावा देते हैं, उन्हें हवा देते हैं, उन्हें चोल का इतिहास अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सनातन संस्कृति और गंगा नदी दोनों से है। चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम ने
उत्तर भारत के कई राजाओं को पराजित किया और वहां से उनकी सेना गंगा जल लेकर आई थी और एक बड़ा तालाब बनाकर गंगा से लाया गया जल उस तालाब में मिला दिया गया था। इस जीत के बाद राजेंद्र प्रथम को गंगईकोंडा चोल कहा गया, यानी गंगा को लाने वाले चोल राजा, और इसी कारण इस नगर का नाम गंगईकोंडा चोलपुरम रखा गया। यह तथ्य दर्शाता है कि आज से 1000 वर्ष पूर्व भी गंगा दक्षिण भारत के शासकों के लिए कितनी पवित्र थी। आज से लगभग 1040 वर्ष पूर्व वर्ष 985 में चोल वंश के एक महान सम्राट हुए जिनका नाम था राजराज प्रथम। उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। राजराज प्रथम के बाद वर्ष 1014 में राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के राजा बने। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक गिना जाता है। उन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया और राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की थी और अगले लगभग 50 वर्षों तक श्रीलंका चोल साम्राज्य के नियंत्रण में रहा। उन्होंने इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की सेनाओं को भी परास्त किया। और आज जब पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर की चर्चा होती है तो यह जानना आपके लिए बड़ा रोचक होगा कि लगभग 1000 वर्ष पहले भी ऐसा ही एक टैरिफ वॉर शुरू हुआ था जिसे चोल राजाओं ने सफलतापूर्वक जीत लिया था। उस समय भारत का व्यापार चीन से भी होता था और चीन तक पहुंचने का समुद्री मार्ग इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से होकर गुजरता था। इन देशों ने भारतीय जहाजों पर ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश की। इसके बाद राजेंद्र चोल ने समुद्र पार करके इन देशों पर सैन्य अभियान चलाया और वहां के शासकों को पराजित कर दिया। चोल राजाओं ने जामुन और कटहल जैसे पेड़ों की लकड़ियों से ऐसे युद्धपोत बनवाए थे जिनमें हजारों सैनिक आसानी से यात्रा कर सकते थे। चोल राजवंश के समय गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। उस समय ग्राम सभाएं हुआ करती थीं और वो अपने फैसले खुद लेती थीं। चोल राजवंश के शासक भगवान शिव की पूजा करते थे, उनके उपासक थे और उनके काल में बौद्ध और जैन धर्म का भी काफी प्रचार और प्रसार हुआ। और आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में जो हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव आपको आज भी दिखाई देता है, उसमें चोल राजवंश की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जिस मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर युद्ध चल रहा है, उसका निर्माण भी उसी काल में हुआ था जब चोल साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन की कथा को दर्शाने वाला एक बड़ा विशाल स्ट्रक्चर बनाया गया है और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम है गरुड़। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और आज भी इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और कंबोडिया जैसे देशों में रामायण से जुड़े नाटकों का मंचन किया जाता है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोग रामायण को अपनी राष्ट्रीय संस्कृति और पहचान का अभिन्न अंग मानते हैं।